गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीकॉम सेकेंड ईयर की हमारी जो क्लास चल रही थी उसमें हम बात कर रहे थे कंपनी की परिभाषाओं के बारे में। तो उसमें हमारी लगभग 2-3 परिभाषाओं के बारे में बात हो गई थी। अब बात करते हैं हमारी आगे की परिभाषाएं जो जिसमें दी है मार्शल डिमॉक के अनुसार। तो मार्शल ने जो एक कंपनी की परिभाषा दी है उन्होंने ये कहा है कि कंपनी अदृश्य है, अमूर्त है, और अदृश्य और अमूर्त होने के कारण ये एक कृत्रिम व्यक्ति है। इसकी एक अलग पहचान है और इसकी पहचान किससे होती है? एक सार्वमुद्रा से। सार्वमुद्रा मतलब स्टाम्प से, मोहर से उसकी एक अलग पहचान होती है, जिसका एक अस्तित्व केवल कानून की दृष्टि से ही होता है, जिसकी पहचान सिर्फ कानून कर सकता है, अदरवाइज कोई व्यक्ति पहचान नहीं करता है। पहचान तो हो जाती है, लेकिन अगर वो मोहर लगी है तो कानून भी उसी मोहर के अकॉर्डिंग उसी कंपनी पर कोई भी मुकदमा करना है या कोई भी वाद विवाद करना है या कोई भी बातचीत करनी है तो उस कंपनी की उस मोहर से ही उसकी पहचान लगाता है। अदरवाइज कंपनी एक अविच्छिन्न उत्तराधिकार है, उसका एक अलग ही उत्तराधिकार और उसकी एक अलग ही संपत्ति वो मानी जाती है। ऐसे ही कुछ परिभाषा प्रोफेसर हैने ने भी दी है। वो भी यही कहते हैं कि कंपनी का आशय विधान द्वारा निर्मित। देखिए, कंपनी कोई अपने आप नहीं बनती है, कोई अकेला व्यक्ति एक कंपनी नहीं बनाता है। कंपनी को चलाने वाले कई व्यक्ति होते हैं और उसमें जो मेंबर्स होते हैं, कंपनी में जो मेंबर्स होते हैं उन्हीं के थ्रू उन मेंबरों का जो ग्रुप बनता है, एकजुटता होती है, उन्हीं से ही कंपनी एक विशाल रूप धारण करती है। और जैसे जैसे उसमें मेंबर जुड़ जाते हैं वैसे वैसे कंपनी का विस्तार भी होता जाता है। तो हैने ने यही कहा है कि कंपनी से विधान द्वारा निर्मित कंपनी से है। अब इसके हम कंक्लूजन के बारे में बात करें, निष्कर्ष में यह कहा गया है कि निष्कर्ष में यह कहा जा सकता है कि यह एक ऐसा संगठन या संस्था है, जो ऐसा संगठन यानी कि सभी व्यक्ति जो मिलकर एकजुट होते हैं, या एक संस्था है जिस संस्था में सभी व्यक्ति कर्मचारी कार्यरत भी है और जो उसके साथ जुड़े हुए हैं, उसकी हर प्रकार की गतिविधियों में उसका ध्यान भी वो रखते हैं। जो वर्तमान कंपनी अधिनियम हमारा कौन सा है? 2013। और या पूर्ववर्ती कंपनी अधिनियम कौन सा था? 1956। या पूर्ववर्ती कंपनी अधिनियम था इंग्लैंड कंपनी अधिनियम, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम, ठीक है। इसके अलावा जो भी पुराने अधिनियम चल रहे हैं उनसे वो क्या है? रजिस्टर्ड है, कानून की दृष्टि से उनके साथ समामेलित है। और यह एक अमूर्त अदृश्य कंपनी है और इसका निर्माण करने वाले व्यक्तियों के साथ इसका एक पृथक अस्तित्व होता है। निर्माण करने वाले के साथ एक पृथक अस्तित्व होता है और एक अविच्छिन्न उत्तराधिकार होता है। और इसकी पूंजी क्या होती है? अंतरण योग्य, यानी कि जो भी हम शेयर्स परचेज कर लेते हैं, क्या कर सकते हैं? उसको शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं, अंतरण योग्य है और अंशों में विभक्त भी है। कैसे? 10, 20, 50, 100, 200, 500 अलग अलग रेट है, ठीक है। 10 रुपए से कम कोई भी नहीं होता, ठीक है ना। तो इनमें विभक्त भी होती है तथा अंशधारी जो शेयर होल्डर इसका क्या है? मेंबर है। अब एग्जांपल इसमें मैं लेता हूं, इसको देखो एक बार दोबारा इस परिभाषा में आपको कंक्लूजन को बता देता हूं कि यह एक ऐसा संगठन या संस्था है जो वर्तमान कंपनी अधिनियम या किसी पूर्ववर्ती कंपनी अधिनियम से के अधीन या कानून की दृष्टि के अधीन वो समामिलित है और यह अमूर्त एवं अदृश्य व्यक्ति के रूप में है। इसका निर्माण करने वाले व्यक्तियों में एक पृथक अस्तित्व होता है तथा अविच्छिन्न उत्तराधिकार होता है तथा इसकी पूंजी जो भी इसकी शेयर कैपिटल है वो अंतरण योग्य है और अंशों में विभक्त है और अंशधारी इसके सदस्य होते हैं, ठीक है ना। अब देखो ये सारी प्रक्रिया इसमें आ जाती है, ये इसका कंक्लूजन है। आपको लगता होगा टिपिकल है कुछ भी नहीं है। ये सिंपल सी परिभाषा में कह सकते हैं कि कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है।
ठीक है ना, जिसकी अलग अविच्छिन्न उत्तराधिकार है, अलग से पहचान है और एक सार्वभौम मुद्रा भी होती है। ये भी हम इतनी सी परिभाषा भी लिख सकते हैं, लेकिन कंक्लूजन में हमने ये लिखा कि कंपनी एक संगठन है या संस्था है जो पूर्ववर्ती कंपनी अधिनियम या वर्तमान कंपनी अधिनियम के अधीन सम्मिलित है, जिसका अविच्छिन्न उत्तराधिकार होता है और अदृश्य अमूर्त है, और इसकी पूंजी क्या है, इसकी पूंजी अंतरण योग्य होती है और अंशों में विभक्त होती है तथा अंशधारी इसका सदस्य होता है। देखिए, एक होता है मालिक, ओनर, ठीक है। अब ये अकेला व्यक्ति कंपनी चलाने का निर्णय लेता है। देखिए, मैंने आपको कहा था कि हम इसकी स्टार्टिंग से सारी विस्तार से करेंगे, इसकी समामेलन अवस्था, पूंजी विधान अवस्था, इसके आगे क्या कहते हैं अंश विधान अवस्था, ये सारी अवस्थाएं हम करेंगे तो उसमें सारी डिटेल आ जाएगी। लेकिन थोड़ा सा प्रारूप आपको बता दूं, ओनर होता है, ओनर अकेला काम तो करता नहीं है, उसके साथ उसके मेंबर जुड़ते हैं पहले, ठीक है, फिर वो मेंबर वर्क करते हैं, फिर वो क्या करते हैं आगे, अंशधारी जोड़ते हैं, ये सारे शेयर होल्डर होते हैं, इस कंपनी के शेयर्स लेते हैं। अब ये ओनर या पहले उससे पहले क्या काम कर लेता है, अपनी शेयर कैपिटल बना लेता है, ठीक है। क्या होती है अर्थोराइज्ड कैपिटल, शेयर कैपिटल, उसकी टोटल पूंजी तो ये होती है अर्थोराइज्ड कैपिटल, फिर वो कितनी वो शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है शेयर कैपिटल, और कितनी वो इशू करना चाहता है, उसमें भी वो बाकी सेविंग रखता है, क्योंकि आगे की टर्नओवर भी चलाने के लिए ना, तो इशूड कैपिटल भी होती है, ठीक है ना। ये सारी एक बनाकर फिर ये कुछ मेंबर्स अपने साथ रखता है, जिसमें कम से कम 7 मेंबर होते हैं, किसमें, सार्वजनिक कंपनी में। ये निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी में डिफरेंसेस आएंगे, तब आपको ये सारे पता लग जाएंगे कि निजी कंपनी में कितने और सार्वजनिक में कितने मेंबर होने अति आवश्यक है। तो आगे ये शेयर होल्डर जैसे जनता होती है, ठीक है। जनता क्या करती है, शेयर होल्डर के रूप में आती है, इस कंपनी के शेयर्स क्या करती है, परचेज करती है ना। ये सब चीजें आपने +1 से आप पढ़ते आ रहे हैं। शेयर्स परचेज करती है और कंपनी कुछ पैसा क्या मांगती है, एप्लीकेशन पर, ठीक है। फिर एप्लीकेशन होने के बाद जब निर्गमित करने होते हैं, उसके बाद शेयर्स को अलॉटमेंट करती है, तो कुछ पैसा वो अलॉटमेंट पर मांगती है, और उसके बाद कुछ पैसा फर्स्ट कॉल, और कोई कंपनियां सेकंड कॉल भी कर लेती है, ठीक है ना। ये शेयर्स का रेट होता है, जैसे मान लीजिए 10 रुपए, तो 2.5 रुपए इस पर मांग लिए, 2.5 रुपए इस पर मांग लिए, 2.5 इस पर और 2.5 इस पर। ये कंपनी पर फाउंडेशन नहीं होता, उसे 2 प्रक्रिया तो करनी ही पड़ेगी, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, 5-5 भी कर सकती है, ठीक है ना। और चाहे तो 2.5 और 7.5 भी कर सकती है, चाहे तो 2.5 और 5 भी कर सकती है, एक कॉल भी कर सकती है, ये जैसे जैसे। और इसकी सूचना वो कंपनी आपको क्या देगी, 1 मंथ पूर्व में दे देगी, ठीक है ना। जिससे भी जो शेयर होल्डर है, जिन्होंने कंपनी की शेयर्स परचेज करने के लिए आवेदन किया है, ठीक है ना, उनको जैसे अलॉटमेंट होती है तो उनको पेमेंट जमा करवाने के लिए 1 महीना पहले सूचित कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये सारी प्रक्रिया कंक्लूजन में आ जाती है और उसमें आगे हम पढ़ेंगे। और उससे पहले सर्वप्रथम हम कंपनी की कुछ विशेषताएं भी करते हैं। देखिए, हमने इतने क्या कहते हैं राइटर्स की हमने परिभाषा की है, इसका कंक्लूजन किया है, तो सारी विशेषताएं भी उसी के बीच में है, सारी विशेषताएं भी कंपनी की जो विशेषताएं है वो इसी के बीच में है। विशेषता कंपनी की विशेषताएं, कैरेक्टराइज भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो इसकी पहली विशेषता क्या होगी, यह विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है, ठीक है। इसमें और ज्यादा कुछ लिखना नहीं है, ये विशेषताओं के सिर्फ नाम ही आपको लिखने हैं। और अगर पूछे भी अगर ये बड़ा क्वेश्चन आता है या 8 नंबर का आता है, तब यह कंपनी किसी वर्तमान कंपनी अधिनियम या पूर्ववर्ती कंपनी अधिनियम द्वारा सम्मिलित होती है और ये विधान कानून द्वारा निर्मित बनाई जाती है। उसके बाद पृथक अस्तित्व यानी कि अलग इसकी पहचान होती है, ठीक है ना। पृथक मतलब अलग इसका अस्तित्व होता है, अविच्छिन्न उत्तराधिकार होता है, ये इसकी विशेषता ही है,
अविच्छिन्न उत्तराधिकार। उसके बाद कंपनी की एक सार्वमुद्रा होती है, कंपनी की एक सार्वमुद्रा होती है। उसके बाद लाभ के लिए ऐच्छिक पंजीकृत संघ है, लाभ के लिए ऐच्छिक पंजीकृत संघ है। मतलब आज हम 5 विशेषताओं के बारे में चर्चा करते हैं, बाकी विशेषताओं के बारे में कल चर्चा करेंगे कि कंपनी विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है, इसका एक अलग ही अस्तित्व होता है, अलग ही पहचान होती है। हर कंपनियों की अलग अलग अस्तित्व होता है, सबका अलग अलग टर्नओवर होता है। अविच्छिन्न उत्तराधिकार, सबके राइट्स अलग होते हैं। उत्तराधिकार भी ये भी कह सकते हैं राइट्स, सबके राइट्स अलग अलग होते हैं, एक अलग ही सबकी पहचान होती है। सार्वमुद्रा स्टाम्प होती है, अलग ही होती है। तो आप अपनी का नाम से कंपनी बनाओगे, मैं अपने नाम से बनाऊंगा, और सभी जितनी भी संस्थाएं हैं, वो जो भी हम बिजनेस करते हैं या कंपनी ओपन करते हैं तो किसके लिए करते हैं? प्रॉफिट के लिए करते हैं, नहीं करते? तो लाभ के लिए ऐच्छिक पंजीकृत संघ है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, इसकी जो बकाया विशेषताएं रहेगी उनके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू।